तो हम पढ़ा रहे थे प्रकाशिकी में प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन। तो हम प्रकाश के परावर्तन में हमने समतल दर्पण में परावर्तन किस प्रकार होता है वो समझा दिया था और हमने परावर्तन के नियमों को बता दिया था। जिसे भी ये सभी देखना है तो वो मेरी लास्ट वीडियो में सीख ले। और आज हम पढ़ाएंगे आपको गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण में किस प्रकार परावर्तन होता है, और गोलीय उससे पहले हम बताएंगे आपको गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किस प्रकार बना होता है। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण। जैसा कि आप देख रहे हैं यह एक कांच का खोखला गोला होता है। और दोस्तों हम जैसे कोई कांच का खोखला गोला है, अगर उसका हम कुछ भाग जो है काट देते हैं, अगर हमने ये काट दिया तो इसमें दो परतें हो जाएंगी, एक हमारी इधर साइड हो जाएगी, एक हमारी दूसरी साइड हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, गोलीय दर्पण बनाने के लिए हम उसकी दोनों में से किसी एक परत पर लाल ऑक्साइड कर देते हैं। और लाल ऑक्साइड हम कर देंगे तो क्या होगा, दूसरी परत जो होगी हमारी दूसरी साइड जो होगी वो परावर्तक तल बन जाएगी। अब अगर हमने यदि इधर कर दिया तो उभरा हुआ तल परावर्तक हो जाएगा। यदि हम उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं तो दबा हुआ परावर्तक तल बन जाएगा। अब इस प्रकार हमारे गोलीय दर्पण बनते हैं। अब कोई मान लीजिए खोखला गोला है, अब खोखले गोले को हमने काट दिया और उसकी एक साइड पॉलिश कर दी तो दूसरा साइड जो है परावर्तक तल हो जाएगा, जिससे गोलीय दर्पण का निर्माण होगा। तो अब हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण की डेफिनेशन में, या कोई पूछे तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होते हैं जिसका एक तल परावर्तक तल होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमने इधर पॉलिश कर दी तो ये परावर्तक तल हो गया। अब मान लो हमने इधर पॉलिश कर दी तो ये परावर्तक तल हो जाएगा। परावर्तक तल मतलब यदि किरणें आएंगी तो इस तल पर आएंगी तो कुछ नहीं होगा, परंतु इस तल पर आएंगी तो टकराने के पश्चात कोई किरण आएगी तो वो टकराकर चली जाएगी, कोई किरण इधर आएगी तो वो टकराकर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार और ये किस प्रकार बनते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं ये हमने कुछ भाग काट लिया और इसका भी हमने कुछ भाग काट लिया। ठीक है, अब हमने काट लिया तो हम क्या करते हैं, एक के हम उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं और एक के हम दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं। अब यही हम दो प्रकार के बना सकते हैं कि एक के उभरे हुए पर कर दी, एक के दबे हुए पर कर दी। तो इसमें क्या क्या प्रक्रिया होगी और दर्पण का नाम हम क्या देंगे वो हम देखते हैं। अब जैसा कि ये है, इसमें हमने उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दी और दबा हुआ तल परावर्तक हो गया। तो जो दबा हुआ तल परावर्तक होता है तो इस दर्पण को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। और हमने दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी, उभरा हुआ तल परावर्तक तल है तो इसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। यदि हमसे कोई पूछता है कि अवतल दर्पण क्या होता है और या उत्तल दर्पण क्या होता है तो हम स्पष्ट इसी से डेफिनेशन बना देंगे कि वह दर्पण जिसका उभरा हुआ तल पर पॉलिश होती है तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे उत्तल दर्पण में जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है एवं दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो हम बात करते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जैसा कि हम पढ़ते हैं फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, ध्रुव, तो इससे रिलेटेड हम परिभाषाएं पढ़ेंगे आज कि क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वक्रता केंद्र, कि वक्रता केंद्र होता क्या है। अब दोस्तों जैसा कि कोई हम एक दर्पण ले लेते हैं, हमने अवतल दर्पण ले लिया है तो हम देखेंगे कि इसका वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र वह होता है, अब मान लीजिए यह एक दर्पण है, यह इससे पूर्व किसी खोखले कांच का हिस्सा होगा। ठीक है, तो ये जिस प्रकार मान लीजिए यह इस गोले का हिस्सा है
अब इससे हमने ये काट कर आगे के हिस्से पर पॉलिश कर दी उभरे हुए तल पर, जिससे कि ये अवतल दर्पण बन गया। अब ये दोस्तों इस गोले का हिस्सा है, तो अब इस गोले का एक केंद्र होगा। अब इस गोले का केंद्र जो है इस प्रकार यहाँ होगा। अब इस गोले का जो केंद्र है दर्पण का, वही वक्रता केंद्र कहलाता है। तो इसका नाम हम लिख देंगे वक्रता केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो हम कोई पूछता है वक्रता केंद्र क्या होता है, तो दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम बता सकते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। अब हम इसी में पढ़ते हैं, एक और पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब दोस्तों जिस प्रकार हमने केंद्र देखा उसी प्रकार इस दर्पण का ये इस गोले का भाग है। अब इस गोले का भाग है तो इस गोले की त्रिज्या भी होगी। ठीक उसी प्रकार इस गोले की जो त्रिज्या होगी वही कहलाती है वक्रता त्रिज्या। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र कहलाता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है दोस्तों, अब यह दर्पण जिस गोले का भाग है, यह हम डेफिनेशन के तौर पे देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि दर्पण जिस खोखले कांच के गोले का बना होता है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे कुछ और डेफिनेशंस पढ़ेंगे। करते हैं इसमें सबसे पहले ध्रुव की, कि ध्रुव क्या होता है। और जैसा कि ये दर्पण होता है दोस्तों, तो दर्पण सामने से इस प्रकार होता है, वृत्त के आकार का ही होता है। तो जैसे कि ये दर्पण है, जब दर्पण है तो हम दर्पण का जो बिल्कुल केंद्र होता है, दोस्तों ध्यान दें गोले का केंद्र नहीं, दर्पण का केंद्र, उसे बोलते हैं हम ध्रुव। अब इस ध्रुव को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं ये दर्पण का केंद्र होता है। अब गोले का जो केंद्र होता है उसे हम बोलते हैं वक्रता केंद्र, और दर्पण का केंद्र होता है उसे बोलते हैं हम ध्रुव। और जैसा कि दोस्तों यहाँ इस दर्पण का हम ध्रुव मध्य बिंदु तो दर्शा नहीं सकते, तो हम ये किनारे से ही ध्रुव को दर्शा देते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं फोकस दूरी की, फोकस दूरी क्या होती है और फोकस बिंदु क्या होता है। और दोस्तों यह है जैसे ध्रुव है, तो हम इस ध्रुव से एक सीधी काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं। अब ये काल्पनिक रेखा हम इस प्रकार खींचते हैं कि ये वृत्त के, यह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र से होती हुई जाती है। तो दोस्तों ये हो गया इसका केंद्र। ठीक है दोस्तों, जिसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं वक्रता केंद्र को, जो गोले का भाग होता है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, फोकस बिंदु क्या होता है वो आपको समझाते हैं। अब ये इसे हम बोलते हैं, इस काल्पनिक रेखा को बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। जो मुख्य अक्ष होता है वो C मतलब कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। अब हम इस रेखा के समांतर किरणें भेजेंगे। अब जब हम इस रेखा के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें भेजेंगी तो ये सभी जो रेखाएं जाएंगी, ये सभी किरणें जो जाएंगी एक ही बिंदु से होती हुई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जब ये वाली रेखा गई यहाँ पर होकर चली गई, ये वाली रेखा गई यहाँ पर होकर चली गई, ये वाली रेखा गई यहाँ पर चली गई। ठीक है दोस्तों, ये आपतित हुई, ये परावर्तित हुई। तो यह सभी रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगी वह होता है हमारा फोकस बिंदु। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली सभी किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु होता है फोकस बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया फोकस बिंदु। अब हम इसी चित्र से बात करते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। अब दोस्तों हम फोकस दूरी क्या होती है इसे देखते हैं। जैसा कि ये बिंदु है P और ये बिंदु है F, तो हम सभी दूरियां P से नापते हैं। तो हम P से देखेंगे, P से F तक की दूरी जो होती है दोस्तों, उस P से F तक की दूरी जिसे बोलते हैं हम फोकस दूरी। ठीक है दोस्तों, दर्पण के मुख्य बिंदु से होकर फोकस बिंदु तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा कि फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। और हम वक्रता त्रिज्या की
गोले से भी डेफिनेशन बता सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन हम देखें तो यह बता सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव से दर्पण के केंद्र तक की दूरी जो कहलाती है, दर्पण के मुख्य बिंदु से लेकर गोले के केंद्र तक की या वक्रता केंद्र तक की दूरी जो कहलाती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे जो सिद्ध करेंगे अगली वीडियो में अपनी, वो यह सिद्ध करेंगे कि यह वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है। उससे पहले हम वो डेरिवेशन आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। गोलीय दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाने की बात कर रहे थे, तो हम उसमें सीखेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो हम सबसे पहले उन नियमों को देख लेते हैं। दोस्तों हम पहले अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम जैसा कि हमने बताया था अभी ये P और यह C हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम मुख्य अक्ष को बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यह मुख्य अक्ष बना लिया है। इसमें हम जैसा कि यहाँ पर होता था F, अब हम इसमें नियम की बात करते हैं कि नियम होते क्या हैं। अब दोस्तों सबसे पहला इसमें हम सबसे पहला नियम जैसा कि बता चुके हैं, कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण सदैव फोकस से होकर निकलती है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा हो गया पहला नियम। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की कि दूसरा क्या होता है। अब जैसा कि ये अवतल दर्पण है, हमने P ले लिया, ये C है, दोनों को मिलाकर मुख्य अक्ष बना दिया, मध्य में स्थित होता है F। तो हम दूसरा नियम जो देखेंगे बिल्कुल इसका ठीक अपोजिट है। याद नहीं रखना है, जब समांतर जाएगी तो F से निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा है जो किरण मुख्य अक्ष के F से होकर जाएगी वह समांतर होकर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह हो गया दूसरा नियम कि समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण F से होकर जाती है, और F से होकर जाने वाली किरण, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नियम की कि तीसरा नियम क्या होता है। यह P हो गया दोस्तों, यह C हो गया, यहाँ बीच में हो गया हमारा F। तो हमारा तीसरा नियम दोस्तों यह है कि जब कोई किरण हमारी C से होकर जाएगी, ठीक है, वक्रता केंद्र से, तो वह वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, जैसे ये किरण गई, तो यह जिस प्रकार हम समांतर दर्पण में देखते थे 0 डिग्री पर जाती थी, 0 डिग्री पर चली जाती थी, ठीक इसी प्रकार C से जाने वाली किरण C पर ही लौट जाती है। यह हमारा तीसरा नियम। ठीक इसी प्रकार हम दोस्तों उत्तल दर्पण में भेजेंगे कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार ये नियम होते हैं। उत्तल दर्पण में थोड़े से दोस्तों चेंज होते हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। तो अब देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में ये नियम किस प्रकार होते हैं। अब दोस्तों उत्तल दर्पण है, ठीक है, और इसमें हमें एक समझने वाली बात है, जैसे अवतल दर्पण था उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज था। अब यह दोस्तों उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में यह गोला इधर होगा। ठीक है दोस्तों, जब गोला इधर होगा तो हमारा P तो जो है दोस्तों इसके मध्य में होगा। जब हमारा गोला इधर से होगा तो हमारा C जो है इस ओर होगा, क्योंकि इस प्रकार बना हुआ यह गोले का भाग है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यह दोनों को मिला दिया है। अब इसमें ठीक उसी प्रकार जब F होता है यहाँ होगा। अब जो F यहाँ हो गया तो अब हम देखेंगे कि इसमें कोई हमने किरण है। ठीक है दोस्तों, अब वस्तु जो है सदैव इधर की ओर रखी रहेगी, क्योंकि दर्पण के पीछे तो वस्तु रखी नहीं होती है, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो दर्पण के आगे वस्तु रखी होगी। अब हम कोई किरणें भेजेंगे, अब मान लो हम C से किरणें भेजते हैं, कोई हमने किरण C से भेजी तो हम आगे से भेजेंगे परावर्तक तल से। तो हम इस प्रकार किरण भेजते हैं कि ये है, ये किरण हमें C से जाती हुई लगे, क्योंकि आर पार तो दर्पण की पॉलिश के पीछे जा नहीं सकती। तो ये किरण है कोई C पर गई, तो ये C से गई तो ये C पर ही लौट जाएगी। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण में हम प्रतीत होती है परंतु जाती नहीं है, C पर जाती हुई प्रतीत हुई और C पर ही उसी मार्ग में लौट गई। दूसरा नियम, अब दोस्तों जैसा कि यह है, अब इसमें हम दर्शा लेंगे P
यहाँ सी हो गया, यहाँ एफ। अब ठीक इसी प्रकार इसमें भी समांतर भेजेंगे। समांतर कैसे भेजनी है आपको? मुख्य अक्ष के समांतर। हमने ये मुख्य अक्ष के समांतर भेज दी तो यह उसमें एफ से जाती थी। अब उत्तल दर्पण में दोस्तों थे केवल इतना सा चेंज होता है कि एफ से जाती हुई प्रतीत होती है, ये एफ है। ठीक है दोस्तों, तो ये एफ इस जाएगी एफ पर तो इस प्रकार जाएगी, तो ये इधर नहीं जाकर एफ से जाती हुई प्रतीत होगी। तो हमें ऐसे लगेगा ये एफ से आ रही है, परंतु एफ से आती नहीं है, प्रतीत होती है। ठीक उसी प्रकार इसका दूसरा हम नियम देख लेंगे, जिस प्रकार उसमें था अवतल दर्पण में, ठीक उसी प्रकार इसमें होगा। हमने तीनों बिंदुओं को दर्शा लिया। अब इसमें एक नियम क्या होगा, जो एफ से एफ है ये दोस्तों, तो एफ से आती हुई प्रतीत होगी, जो किरण हमारी एफ से आती हुई प्रतीत होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक है दोस्तों, यह तीन नियम होते हैं हमारे उत्तल दर्पण में। सबसे पहला, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है तो उसी मार्ग में लौट जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो प्रतीत होगी कि फोकस पर जा रही है, लेकिन फोकस से नहीं जाएगी, ऐसी प्रतीत होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका पढ़ते हैं तीसरा नियम। ये तीसरे नियम में यह हमने क्या बताया था कि एफ से जाती हुई प्रतीत होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमने ये 6 नियम को पढ़ा। वैसे ये नियम नहीं है, इनके पीछे रीजन भी है। अगर इनके रीजन के बारे में भी जानना है कि कैसे जाती हैं, किस प्रकार जाती हैं, तो कमेंट में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बना दूंगा कि इन किस प्रकार जाती हैं, मैं उसके रीजन भी आप सभी को बता दूंगा कि क्यों जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अवतल में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से चली जाएगी, फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, और यदि सी से जाएगी तो सी से लौट जाएगी। ठीक है दोस्तों, इन नियमों को हमें ध्यान रखना है। तो हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार जो है प्रतिबिंब हमारे बनते हैं, मतलब किन किन स्थितियों में बनते हैं, क्योंकि दोस्तों हम अभी बताएंगे आपको कि इसमें दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों हम गोलीय दर्पण में देखेंगे प्रतिबिंब कितनी स्थितियों में बनते हैं और किस किस प्रकार बनते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे अवतल दर्पण। दोस्तों हमने अवतल दर्पण ले लिया है, इसमें हमने P, यहाँ पर वक्रता केंद्र और S दर्शा देंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। अब दोस्तों इसमें हम कोई वस्तु है, कोई वस्तु हमने यहाँ पर रखी है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो हमारा प्रतिबिंब तब बन जाएगा। कोई वस्तु हमारी, हम स्टार्ट से लेते हैं बिल्कुल कि कोई वस्तु हमारी रखी है F व P के बीच। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी हम रख सकते हैं वस्तु। तो हम पहली स्थिति बता देते हैं, F व P के बीच रखेंगे तब बन सकता है। दूसरा, अगर हम यहाँ नहीं रखें, F पर भी कोई वस्तु रखी हो सकती है, तो दूसरी हम स्थिति देखेंगे जब वस्तु F पर रखी हो। हम तीसरी स्थिति देखेंगे दोस्तों कि C व F के बीच। ठीक है दोस्तों, कि यहाँ भी वस्तु रखी हो सकती है। तो तीसरी स्थिति जो देखेंगे हम देखेंगे जब वस्तु C व F के बीच रखी हो। चौथी स्थिति हम जो देखेंगे दोस्तों, अगर हम वस्तु यहाँ भी रख सकते हैं तो यह भी हो सकता है कि वस्तु C पर रखी हो वक्रता केंद्र पर। तो हमारी अगली स्थिति जो होगी वो होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। दोस्तों अगली स्थिति हम जो देखेंगे वो यह होगी कि यहाँ C है और C से पीछे क्या है, इनफाइनाइट है दूरी, कितनी भी हो सकती है, तो हम उसे अनंत नाम दे देते हैं। ठीक है, अनंत हम कह सकते हैं कि वस्तु अनंत और C के बीच हो। ठीक है दोस्तों, तो एक स्थिति हम बता देंगे अनंत व C के बीच। अब दोस्तों जब C और अनंत के बीच नहीं रखी हो वस्तु, बहुत बड़ी वस्तु है जैसे सूरज, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कह सकते हैं सूर्य कहाँ है, तो हम बता देंगे अनंत पर। तो हम ये भी देखेंगे कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं 6 स्थितियों में जो है अवतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। दोस्तों उत्तल दर्पण है, यह P हो गया, F हो गया और यह हो गया वक्रता केंद्र। अब हम देखेंगे कि इसमें यहाँ हम जैसे 6 स्थितियाँ लिए तो इधर तो हम 6 स्थितियाँ ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यह परावर्तक तल के पीछे है। तो हम परावर्तक तल के पीछे है तो इसमें हम केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु परावर्तक तल के आगे होगी। तो इसका भी हम प्रतिबिंब देखेंगे कि कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा। और दोस्तों किस प्रकार बनेंगे ये हमने आपको 6 नियम बताए थे, वो आप ध्यान में रखें।
कल हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें उन 6 नियम का यूज़ करके इन 7 प्रतिबिंब को बताएंगे कि किस प्रकार बनते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कई दिन से वीडियो डाली नहीं थी, किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो डाल नहीं पाया था। कॉपी पर बनाना तो पॉसिबल था, लेकिन मैं कॉपी पर आपको वीडियो बनाई नहीं थी, क्योंकि कॉपी से कम समझ में आता है। मेरा मानना है कि व्हाइट बोर्ड से ज़्यादा समझ में आता है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे कि किस प्रकार हम इन 7 स्थितियों को प्रतिबिंब बनाएंगे और इन 7 स्थितियों का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर इनका रीज़न सीखना हो कि कौन सी किरण कहाँ से जाती है, क्यों जाती है, उसका मैंने बताया था, उसके पीछे रीज़न है। तो अगर उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, और आपको कोई और टॉपिक पूछना है तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो डालूँ। थैंक यू गाइस।